हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे रीति काव्य के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और वर्ड विषय। तो दोस्तों, ये जितने सारे रचनाकार है रीति काव्य के, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। NBS, KVS, TGT, PGT, नेट, JRF सारी परीक्षाओं में इन रचनाओं को पूछा जाता है और क्रम से लगाने के लिए रचनाएं भी आती है। तो आप एकाग्रचित होकर पढ़ें और रचनाकारों को भी क्रम में लगाने के लिए आता है, तो उनके जन्म काल को भी याद रखना है। आइए देखते हैं दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कृपाराम, इनकी रचना है हित तरंगिणी और 1541 ईस्वी में। नायिका भेद विवेचन है इसमें। तो दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे? जिसके ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा होती है उसका हित हो जाता है। और हित कितना बार होता है? यहाँ से हम एक लेंगे। 1541 की यह रचना है। एक ही बार तो कृपा होती है ना किसी के ऊपर, प्रभु श्री राम का कृपा तो एक ही बार होती है। तो कृपाराम, हित तरंगिणी और 1541 ईस्वी याद रखें। नेक्स्ट है केशवदास। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1555 ईस्वी में। तो क्रम में जब भी लगाने के लिए आए तो जन्म काल याद रखना पड़ता है। इनकी प्रथम रचना है दोस्तों 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया। याद रखें, इनकी प्रथम रचना है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में। और दूसरी रचना है दोस्तों इनकी 1601 ईस्वी में। इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो है कवि प्रिया और दूसरी है रामचंद्रिका। 1601 ईस्वी की दोनों रचनाएं हैं। रामचंद्रिका दोस्तों राम कथा पर आधारित है और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट इनकी रचना है दोस्तों वीर देव सिंह चरित। ये 1607 ईस्वी की रचना है इनकी। रतन बावनी 1607 में इनकी दो रचनाएं हैं, वीरदेव सिंह चरित और रतन बावनी। याद रखना है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की है। बार बार पूछी जाती है दोस्तों, विज्ञान गीता किसकी रचना है? 1610 ईस्वी की। और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की रचना है। याद रखना है। इन सारी रचनाओं को क्रम में लगाने के लिए भी आता है, तो आप देख लीजिए। मैंने सबका समय भी लिखा है और क्रम से बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चिंतामणि की रचना को देखते हैं। चिंतामणि की रचना है रसविलास 1630 से। इनकी जितनी रचनाएं हैं दोस्तों चिंतामणि की, वो 1630 से 1680 के बीच लिखी गई है। तो रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, रामायण, रमाश्वमेघ और छंद विचार पिंगल, ये सारी रचनाएं, इतनी सारी रचनाएं चिंतामणि की हैं। तो चिंतामणि की रचनाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। कैसे याद करेंगे? चिंतामणि को ऐसे हम सब मान लेंगे कि ये रस बेचते हैं और इनको हमेशा डर लगा रहता है, चिंता होती रहती है कि इनका रस बिक्री होगा कि नहीं होगा। तो अपने रस को बिक्री करने के लिए अलग अलग तरकीब निकालते हैं ताकि उनका रस बिक्री हो जाए। तो वो क्या करते हैं? रस बिक्री करते हैं, इसलिए रस विलास। जो विलासी प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए वो रस बनाते हैं, रस विलास। विलासी प्रवृत्ति के लोगों के लिए वो रस बनाते हैं। कौन दोस्तों? चिंतामणि। और चिंतामणि रस, चूंकि वो विलासी प्रवृत्ति के लोगों के लिए रस बनाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। जो उनका रस है उस रस को श्रृंगार करते हैं। और कैसे श्रृंगार करते हैं दोस्तों? मंजरी से श्रृंगार करते हैं। अलग अलग फूलों की मंजरी से उस रस का वो श्रृंगार करते हैं। और उनके श्रृंगार करने की वजह से क्या होता है दोस्तों? कुलीन कवि उनके रस को पीने के लिए आते हैं। कवि कुल चिंतामणि की रचना है, हमेशा याद रखना है। कवि कुलीन कवि उनके रस को पीने के लिए आते हैं। और जब कवि लोग आएंगे तो वहाँ पे तो रामायण कथा तो जरूर होगा, रामायण की कथा सुनाते हैं चूंकि वो कुलीन कवि है। और क्या बात करते हैं दोस्तों? रामाश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बात करते हैं जो कुलीन कवि है। और क्या ये सब जितनी सारी बातें करते हैं दोस्तों वो
पिंगल, छंद विचार पिंगल। यहाँ पे पिंगल लगा है, वो सारी उनके दुकान पर जो उनके रस का स्टॉल है चिंतामणि का, उसमें वो पिंगल भाषा में ही बातें होती है। जितनी बातें होती, छंद विचार पिंगल, ये जितना भी विचार होता है इनके स्टॉल पर, इनके चिंतामणि के रस के दुकान पर, वह पिंगल भाषा में ही होती है। आशा है दोस्तों चिंतामणि की सारी रचनाएं आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रस बहुत सारे रचनाकारों के रचनाओं में लगा हुआ है, तो बहुत ध्यान देकर एकाग्रचित होकर देखने की जरूरत। नेक्स्ट है सुखदेव मिश्र, इनका भी है रस रत्नाकर, रसारणव और वृत्त विचार, अध्यात्म प्रकाश। ये 4 रचनाएं इनकी है और 1633 ईस्वी से 1703 ईस्वी के भी मध्य ये सारी रचनाएं रची गई हैं। तो देखिए दोस्तों, सुखदेव मिश्र सुखी हो गए। सुखी होने के वजह से इनका नाम पड़ गया सुखदेव। तो इनको क्यों सुख मिला, अभी हम पड़ताल करेंगे। क्या करते हैं दोस्तों, ये रस रत्नाकर, हम लोग रस को छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर की रचनाओं में हमने बहुत रस पढ़ लिया है। यहाँ से हम रत्न को पकड़ेंगे। ये रत्न को, इनको रत्न मिल गया। रत्न मिलने के वजह से वे खुश हो गए। कौन खुश हो गए दोस्तों, सुखदेव मिश्र को सुख मिला और इसलिए खुशी मिली और वे सुखी हो गए, इसलिए सुखदेव हो गए। रत्न मिलने के वजह से रत्नाकर, रत्न मिलने के वजह से वे खुश हो गए। फिर क्या किए, रसावरणव, अपना जो उनका जो रत्न मिला वो सोचे रत्न को यहाँ से रसावरण से लेंगे दोस्त हम अर्णव शब्द को लेंगे। अर्णव का मतलब होता है समुद्र। तो वो जो रत्न मिला उनको, रत्न को ले जाकर क्या सोचे कि मैं इसको समुद्र, अर्णव का मतलब होता है दोस्तों समुद्र में ले जाकर छुपा देता हूँ। तो वो समुद्र में ले जाकर छुपा दिए। समुद्र में छुपाने के बाद क्या हो गया, उनको मन में आया कि इतना बड़ा समुद्र है, समुद्र में मैं छुपाता हूँ तो मेरा तो रत्न भूल जाएगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वृत्त विचार, उस जो पानी है उसके ऊपर वृत्त बनाने का फैसला किया। ऐसा होता है दोस्तों, पानी पर वृत्त रहेगा, वृत्त बनाने के साथ साथ तो ये वृत्त खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इमेजिनेटिव स्टोरी है, हमको चटपटा बनाते हैं कि हमको याद रह जाए। तो पानी के ऊपर वृत्त बनाने का विचार करते हैं और वृत्त बना भी देते हैं। और अध्यात्म प्रकाश, सभी लोग बोलते हैं कि आपका तो जो रत्न रखा हुआ है वो तो रत्न तो समुद्र से गायब हो जाएगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं, हमारे रत्नों से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकालने की वजह से मैं जब भी आऊँगा मैं अपने रत्नों को देख पाऊँगा, उनको ले पाऊँगा। तो दोस्तों ये हो गया सुखदेव मिश्र के रचनाओं को याद करने का टिक। याद रखिएगा 1633 से 1703 ईस्वी के बीच इनकी सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कुलपति मिश्र, इनकी भी रचनाओं में रस लगा है दोस्तों। ये रीतिकालीन लोगों को शायद बहुत ज़्यादा रस पसंद है, हर चीज़ में रस ही लगा रहता है हर रचनाओं में। तो देखिए दोस्तों, कुलपति मिश्र रस रहस्य और संग्राम सार, इनका तो इनकी रचनाएं हैं 1660 से 1700 ईस्वी के बीच लिखी गई है। और दोस्तों रचनाओं को भी क्रम में लगाने के लिए आता है, इसलिए समय काल हमको जानना जरूरी है। कुलपति मिश्र का जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1700 ईस्वी में। तो देखिए ये कुलपति, ये कुल के पति हैं, जो उनका वंश है उस वंश के पति है। तो वंश की जो उनका खानदान है उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी इनकी है, क्योंकि ये कुल के पति हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, उनका एक रहस्य है कि जब भी अपने जो उनके सैनिक हैं, सैनिकों को जब युद्ध भूमि में लेके जाते हैं दोस्तों, तो वो रस पिला के लेके जाते हैं। और जो उस रस को पिलाते हैं उसका एक रहस्य है। और क्या रहस्य है कि संग्राम सार, और संग्राम का जो सारांश है, जो संग्राम का सार है कि किस तरह से युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा जाता है, वह उनको उस रस को पीने से उनके जो सैनिक है उसको पता चल जाता है। और उनका सैनिक है, उनकी जो सेना है वो युद्ध में जीत जाती है। तो याद रखिएगा कुलपति मिश्र की ये रचना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कविवर देव, इनका जीवन काल है 1673 से 1767 ईस्वी। और इनकी 4 रचनाएं हैं। देखिए, भावविलास 1689 से लेकर 1769 तक इनकी सारी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। भावविलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग और अष्टयाम, इनकी ये 4 रचनाएं हैं। तो ये कविवर है,
कवियों में श्रेष्ठ है, कविवर है। तो इनकी तो जितनी रचनाएं होगी वो भावपूर्ण होगी दोस्तों। तो भावपूर्ण होने के देखिए दोस्तों, मैंने जो ये कर बनाया है उसको फॉलो कीजिए। इनकी जो ये कविवर है तो उनकी रचना, जितनी रचना है उसमें भाव है। और भाव में क्या है दोस्तों, रसायन है, केमिस्ट्री है। उनकी जो भाव है वो भाव ऐसे नहीं है, मामूली भाव नहीं है, उनकी भाव की केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री होने के से दोस्तों, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते हैं, तरंगों के बारे में फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सिखाया जाता है। जो वेव है, वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग है, तरंगों के बारे में सिखाया जाता है। तो उनका जो रसायन है, रसायन में वो क्या सिखाते हैं, सुख सागर तरंगों के बारे में सिखाते हैं कविवर देव। और कितनी सारी तरंगों के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं अष्टयाम, 8 तरंगों के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाव विलास, भाव रसायन, उनके भाव का रसायन है। और क्या रसायन है कि भाव से रसायन में तरंगों से संबंधित उनका रसायन है। और कितने तरह के तरंगों की उसमें व्याख्या की गई, अष्टयाम 8 तरंगों की व्याख्या की गई। आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक से आपको लाभ मिल रहा होगा। और ये रीतिकाल की जितनी सारी कविताएं हैं धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट रीतिकाल में बहुत सारी रचनाएं और रचनाकार अभी भी बचे हुए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।